निधि स्वच्छ की स्वस्ति क्लासेस में आप सभी का स्वस्ति अभिवादन है। अनवर मिर्जापुरी साहब का एक शेर है, मेरे अश्क भी हैं इसमें, ये शराब उबल ना जाए, मेरा जाम छूने वाले तेरे हाथ जल ना जाएं। जी हां, बिल्कुल यही हुआ जब 17 नवंबर 2021 को दिल्ली की आप सरकार ने नई शराब नीति लागू की और दिल्ली वालों का जाम छूने की कोशिश की, तो इस प्रक्रिया में इनके न केवल हाथ जल गए बल्कि वहां से निकलने वाली लपटें आज अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी तक जा पहुंची हैं। आखिर ऐसा क्या है उस शराब नीति में कि जिसको लेकर यह दावा किया जा रहा था कि इससे सरकार को 3,500 करोड़ राजस्व का फायदा होगा। आज उसी पर 144 करोड़ रुपए के घोटाले का न केवल आरोप लगा है बल्कि एक एक करके तमाम बड़े नेता इनके जेल के पीछे जा चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जी का के कविता से क्या संबंध है, इसमें ईडी की क्या भूमिका है और वास्तव में शराब घोटाला या शराब नीति की कमियां क्या थी, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कुछ चेहरे आपको पहचानने होंगे। केजरीवाल जी को आप जानते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। ये मनीष सिसोदिया जी हैं, पिछले 1 साल से जेल में चल रहे हैं। ये सांसद संजय सिंह जी हैं, ये भी पिछले 6 महीने से लगभग जेल में ही हैं। ये के कविता जी हैं, जिनको पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया ईडी ने और ईडी की पूछताछ में ही केजरीवाल जी का नाम सामने आया, इसलिए उनकी गिरफ्तारी पर दबाव भी बढ़ा। ये दिनेश अरोड़ा जी हैं, शराब के कारोबारी हैं, आजकल सरकारी गवाह बने हुए हैं। आपको मैं इन सारे लोगों का कनेक्शन समझाऊंगा। पहले आप समझते हैं कि भाई सरकारी नीति जो शराब की थी वो थी क्या। देखिए, 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने घोषणा की कि भाई काम करते हैं, दिल्ली को 32 जोन में बांटेंगे और हर जोन में लगभग 27 शराब की दुकानें खुलेंगी। लगभग 850 कह सकते हैं आप, 849 टू बी वेरी प्रिसाइज, ये दुकानें खुलनी थी। इसमें दिक्कत ये हो गई कि अब से पहले जो था 60% जो दुकानें हुआ करती थी वो गवर्नमेंट की हुआ करती थी, सरकारी हुआ करती थी, और 40% जो दुकान थी वो किसकी हुआ करती थी, वो प्राइवेट की। इस पॉलिसी ने 100% दुकानें किसकी कर दी, तो वो सारी की सारी प्राइवेट वालों को कर दी। आप कहेंगे जी मैंने संविधान में कहीं ये पढ़ा है कि जो सरकार है हमारी वो मादक पेय पदार्थों पे जो है रोक लगाएगी। आप कह रहे हैं कि सरकारी शराब बेचती है। जी हां, बात तो सही है। आर्टिकल 47 नीति निदेशक तत्व यही कहते हैं, लेकिन नीति निदेशक तत्व की हालात बिल्कुल वही है जैसे गांव में किसी टूटी हुई खाट पे रीढ़ की हड्डी टूटे पड़ी हुए बड़े बूढ़े की होती है। अपनी औलादों से वो गुजारिश करता रहता है, अरे ये कर लो, वो कर लो, ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। यानी कि कोई भी सुनता नहीं है। बात तो यही है कि सरकार को शराब नहीं बेचनी चाहिए, लेकिन क्या करें, पैसा क्या ना करवा दे। और सरकार की आय का बहुत बड़ा जरिया होती है शराब। ऐसा है क्या कि अगर किसी राज्य में शराब से टैक्स नहीं आएगा तो काम नहीं चलेगा? बिल्कुल है। देखो, बिहार में शराबबंदी है, गुजरात में है, लक्षद्वीप में है, मिजोरम में है। तो ऐसा नहीं है कि राज्य काम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी शराब, आपके पेट्रोलियम पदार्थ, रियल एस्टेट और बिजली, इनके लिए धुआंधार भिड़ंत हुई थी विपक्ष की और सरकार की जब जीएसटी आया था कि भाई इनको उससे बाहर रखो। ऐसा क्यों है? देखो, सरकार चलाती है देश, उसके लिए करती है कुछ विकास के काम, उसको चाहिए पैसा, और पैसा तो सरकार अपने घर से लाएगी नहीं, वो लेती है टैक्स के फॉर्म में। किससे लेती है? मुझसे लेती है और आपसे लेती है। अब ये टैक्स है, अगर ये ऐसी चीजों पे लगा दिया जाए, मान लो आटा, गुड़, दाल, चावल, ऐसी चीजों पे, नमक पे लगा दिया जाए, तो जनता दे तो देगी दबाव में, लेकिन महंगाई बढ़ेगी, जनता की जेब पे खर्चा बढ़ेगा। और यही 5 साल बाद नेता जब उनसे वोट मांगने पहुंचेंगे तो वोट के बाद जो वो नीली शाही नहीं लगाते हैं उंगली पे, इसी को कालिख बना के इनके मुंह पे पोत देंगे, वोट नहीं मिलेगी। इसलिए सरकार क्या करती है, स्मार्टनेस दिखाती है और उन चीजों पे टैक्स लगाती हैं जो बहुत महंगी होती हैं और जिन पे दाम बढ़ भी जाए तो भी जनता पीने से बाज नहीं आती है, जैसे शराब। इसलिए शराब पे टैक्स लगाया जाता है तो इनकम भी होती है और बहुत ज्यादा हाय हल्ला भी नहीं कटता है। यही सोच के केजरीवाल गवर्नमेंट ने भी पूरी की पूरी जो दुकानें थी वो 100% प्राइवेट कर दी और यह भी कर दिया कि भाई जिस लाइसेंस के लिए 25 लाख रुपए लगते थे, अब कितने देने पड़ेंगे, तो 5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। जाहिर सी बात है, जो छोटे ठेकेदार हैं उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी और जो बड़े शराब माफिया हैं उनको मौका मिलेगा। और फिर ये क्या किया गया कि जो प्राइवेट वाले होते हैं ये अपने नियम चलाते हैं, तो ऐसे ऐसे नियम आए, जो ड्राई डे थी उनकी संख्या कम कर दी गई, होली के दिन भी शराबें मिल रही हैं शाम को। उसके बाद एक के साथ एक बोतल फ्री, आपने देखा होगा दिल्ली में बहुत दिन तक चलता रहा। और इन सब से जो पैसा इकट्ठा होना था, क्या वो सरकार की जेब में गया या रिटेल कारोबारी की? वो रिटेल कारोबारी की जेब में गया। और समझिए आसान भाषा में, देखिए ये खेल कैसे खेला जाता था। जो पहले 750 मिलीलीटर की बोतल है वो 530 रुपए की अगर उसका प्राइस है, तो जो रिटेलर का जो मुनाफा होता था वो होता था 33 रुपए और सरकार को मिलते थे 330 रुपए। जब नई पॉलिसी आई और वही बोतल 560 रुपए की हो गई तो रिटेलर की जेब में जाने लगा लगभग 10 गुना, 363 रुपए, और सरकार की जेब में गई कितने? केवल
3.73 रुपए, यानी कि सरकार का मुनाफा घट गया, रिटेल कारोबारी का मुनाफा बढ़ गया, और इसके एवज में जो बढ़ा हुआ पैसा है ये कहां गया? ये आम आदमी पार्टी को आया, ऐसे आरोप लगे। और इस चंदे का इस्तेमाल गोवा के चुनाव में भी किया गया। जब ऐसी हरकतें सामने आई तो जो दिल्ली के सेक्रेटरी थे उन्होंने राज्यपाल से कहा कि जी इस पॉलिसी में तो दिक्कत है। उन्होंने कहा भाई सीबीआई की जांच होनी चाहिए। तो जब सीबीआई की जांच हुई, सबसे पहले ईडी तो बाद में आई है, सीबीआई की जो जांच हुई तब जो है हमारे ये लोग गिरफ्तार हुए, सिसोदिया साहब, और इनकी गिरफ्तारी के बाद ही पता चला कि जो ईडी की भूमिका है वो भी है। अब ये ईडी क्या करती है? ईडी बेसिकली एक संस्था है जो संवैधानिक नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, सरकार की बनाई हुई है, 1956 में बनी थी। ये इसका काम है कि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस हैं, जहां पे काले धन को सफेद किया जाता है, उसमें ये इन्वॉल्व हो जाती है। अब इसको लेके जैसे आपने देखा 8 समन हुए हैं, केजरीवाल जी गए ही नहीं थे। मेरे विचार से जाना चाहिए था, अगर निष्पक्ष थे और अगर दोषी नहीं थे तो छूट जाते। खैर वो अलग बात है। पहले ये समझो ईडी की भूमिका को लेके सवाल क्यों उठते रहते हैं। ईडी चूंकि सरकार के लिए काम करती है, इस पे हमेशा आरोप हर संस्था पे लगते हैं, इसी पे क्या कि भाई जो सरकारी संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग होता है, लेकिन इस पे आरोप जो है वो थोड़ा डेटा से समझते हैं। 2014-15 से लेकर 2021-22 तक इस बीच में ईडी ने टोटल 888 के करीब केस दर्ज किए, जिनमें से जो सजा हुई है वो केवल 25 या इससे भी कम 23-24 मामलों में ही हो पाई है। यानी कि 888 लोगों के खिलाफ केस लगाया गया, तो रेशियो तो बहुत कम बैठता है। दूसरा, ईडी पे ये भी आरोप लगाया जाता है कि कई बार ये जो पार्टी बदल के इनकी तरफ आ जाते हैं, सरकार की तरफ, या तो उन्हें क्लीन चिट दे देती है या जो जांच प्रक्रिया उसको धीमा कर देती है। तो ईडी की ये भूमिका थोड़ी सी संदेह के दायरे में तो आती है। खैर, इस बार जब ईडी ने केजरीवाल जी को बुलाया तो क्यों बुलाया? वो बुलाया इनकी वजह से, के कविता जी की वजह से। के कविता जी जो है तेलंगाना के पूर्व सीएम, उनकी बेटी भी हैं, और एक साउथ का ग्रुप है, साउथ ग्रुप से नाम से जाना जाता है, वो ना शराबी कारोबारी उसमें शामिल है। तो ऐसा बताया जाता है कि इस षड्यंत्र में ये भी शामिल थी और 100 करोड़ रुपए की रिश्वत इनके थ्रू गई थी। भाई ये सारी बातें पता कैसे चली ईडी को या सीबीआई को? पता चली इसकी वजह से। ये है दिनेश अरोड़ा जी, शराब के कारोबारी हैं, ये ही उठाए गए। जब उठाए गए तो ईडी ने इनके टेंटवे पे हाथ रख दिया होगा, और जब ईडी ने इनके टेंटवे पे हाथ रख दिया तो इन्होंने संजय सिंह का नाम बोल दिया। अब संजय सिंह कह रहे हैं कोर्ट में खड़े हुए, रे तू पी के झूठ बोलता है रे, तुझे काला कौवा काटेगा। अब काले कौवे ने दिनेश अरोड़ा जी को तो नहीं काटा, लेकिन काले कोर्ट ने संजय सिंह को जरूर काट लिया, तो ये भी जेल चले गए। फिर जब के कविता जी को ईडी ने उठाया, पूछताछ करी, तब हमारे अरविंद केजरीवाल जी भी जेल चले गए। और अब ये प्रश्न उठ रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल जी जेल से ही सरकार चला सकते हैं? तो ये तो एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में आने वाला सवाल है। इस पर विशेषज्ञों की राय ली जा रही है, और जैसे ही इस बारे में कोई भी अपडेट होगी हम आपको अपने चैनल पर बताएंगे। उम्मीद है कि आपको आज का जो विषय है वो समझ में आ गया होगा। जैसे भी कोई लेटेस्ट अपडेट इस पर आएगी हम आपको फिर अपडेट करेंगे। धन्यवाद।